हमारा एक सवाल है 3 धन 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, 2016 में आया हुआ है 3 मार्क्स का। और इसी तरीके के सवाल जो है आते रहते हैं, एक सवाल सीखने के बाद सारे सवाल आपको आ जाएंगे। तो इसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा, वही तरीका, स्टार्टिंग वैसे ही होनी है। हम मानेंगे 3 धन 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। विरोधोक्ति मेथड का हम उपयोग कर रहे हैं, हम उल्टा मानते हैं ऐसे में। तो हम लिख रहे हैं 3 धन 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या के नियमानुसार हम किसी भी परिमेय संख्या को p बट्टे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि अंश बट्टे हर के रूप में लिख सकते हैं। q डज नॉट इक्वल टू 0। p तथा q परस्पर अभाज्य पूर्णांक होते हैं, यानी कि p तथा q सह अभाज्य पूर्णांक होते हैं। अब यहाँ पर से हमारी मेथड में बदलाव हो जाएगा। हम अब यहाँ पे पहली मेथड का यूज नहीं कर पाएंगे, अब हम यहाँ पे सेकंड मेथड का यूज करेंगे। देखिए भैया, हम इस सवाल को किस तरीके से बनाएंगे यह हमें कैसे मालूम पड़ेगा, और क्या हम इस सवाल को पहले वाले तरीके से नहीं बना सकते हैं क्या भैया? अब यह जो सवाल है पहली तरीके से नहीं बन पाएगा। अब हम इसमें दूसरे तरीके का इस्तेमाल करेंगे। इस दूसरे तरीके की पहचान क्या होती है कि अगर अनरूट के अंदर कोई संख्या है, जैसे अनरूट 5 मान लेते हैं, और अगर बाहर एक के अलावा कोई और संख्या है, जैसे कि माना 2 या फिर 3 धन 2 रूट 5 या फिर रूट 5 के बाहर मैं मान लेता हूँ 7 रूट 5 और साथ में मैंने 5 माइनस भी कर दिया। तो इस टाइप के जितने भी सवाल हैं जिसमें अनरूट के अंदर अगर कोई संख्या हो, बाहर 1 के अलावा कोई अदर संख्या हो, तो उसमें हम यूज करेंगे सेकंड मेथड का। और अगर इससे पहले मैं बता चुका हूं कि अगर अनरूट के अंदर कोई संख्या माना 5 है और बाहर केवल 1 है, यानी कि ये 1 रूट 5 है, तो यहाँ पे हम मेथड नंबर पहले का यूज करेंगे। और जैसे कि कुछ और एग्जांपल हो सकते हैं, अनरूट 2 भी हो सकता है, 1/√2 भी हो सकता है। तो अभी इस सवाल पे जो है मेथड नंबर सेकंड का यूज होना है। अब मेथड नंबर सेकंड में क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं कि अनरूट के अंदर जो संख्या है उसका हम मान निकालते हैं पक्षांतर करके, और फिर जो मेथड नंबर फर्स्ट का रिजल्ट आया हुआ था उसका हम उपयोग करके सवाल को आगे को बनाते हैं। तो देखिए कैसे बनाएंगे। यहाँ पे अनरूट के अंदर संख्या रूट 5 आ रही है, तो हम रूट 5 की वैल्यू निकालेंगे। इसके लिए पहले हमने 2 रूट 5 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। 2 रूट 5 इक्वल टू हो गया p बट्टे क्यू माइनस 3। ये वाला हिस्सा बस केवल जानकारी देता है इसकी, तो उसको लेने की भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे। 2 रूट 5 इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम क्यू आ गया, p माइनस 3q हो गया। तो रूट 5 की वैल्यू निकाल लेंगे, p माइनस 3q अपॉन हो जाएगा 2q। अब p और q हमने शुरुआत में पूर्णांक माने हुए हैं। तो एक नियम है, पूर्णांकों का जोड़, घटाना तथा गुणा, ये पूर्णांक ही आता है, इसमें भाग शामिल नहीं है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अब इसको हम कुछ एग्जाम्पल द्वारा क्लियर कर लेते हैं। जैसे मैंने p की जगह रख दिया 5, 3 ऐसे रहा, q की जगह पर रख दिया मैंने 2। तो अब जो यहाँ पे क्वांटिटी मिलेगी 5 में से 6 किया तो -1 पूर्णांक ही मिला। p की जगह पे माना मैं रख देता हूँ 1, q की जगह पे मैं माना रख देता हूँ 6, तो इस बार मिल जाएगा 1 माइनस 18 यानी कि माइनस का 17, ये भी पूर्णांक ही मिलेगा। तो ऐसी कंडीशन में भी इस सवाल के जो अंश है इसमें क्या है, q एक पूर्णांक है, 3 यानी कि पूर्णांक से गुणा होगा तो पूर्णांक ही मिलना है, और एक दूसरे पूर्णांक यानी p से घटेगा तो पूर्णांक ही मिलना है। जैसे कि एग्जाम्पल में हमने देखा, यहाँ पे -1 आया, यहाँ पे -17 आया, कुछ एक नया नंबर हमें प्राप्त हो रहा है। तो ऐसे माना इसको सॉल्व करने के बाद एक नई संख्या हमें प्राप्त हुई, जिसको हम कोई भी नाम दे सकते हैं, a नाम दे सकते हैं, कुछ भी नाम आप देते हैं। मैं आसानी के लिए p डैश नाम दे रहा हूं, डैश लगा दिया हमने। तो यहाँ पे ऊपर वाली संख्या को हमने नाम दे दिया है p डैश। ऐसे ही हर में यहाँ पे q एक पूर्णांक था, उसको एक दूसरे पूर्णांक 2 से मल्टीप्लाई किया तो एक नया पूर्णांक प्राप्त होगा, उसको मैंने नाम दे दिया q डैश। और यहाँ पे कॉमा लगा के जानकारी भी दे देते हैं, जहां
पी डैश इक्वल टू है पी माइनस 3Q और Q डैश इक्वल टू जो हमने अंश में हर में माना है ये 2Q है। और जब ऐसे सॉल्व करने के बाद ये जो क्वांटिटी हमारी पी डैश और क्यू डैश आनी है दोनों ही पूर्णांक आनी है, तथा जो ये हर यहाँ पे हमारा Q 0 के बराबर नहीं था माना है, जैसे 1 है तो उसको 2 से गुणा कर दूंगा तो फिर वो 2 हो जाएगा, अभी भी वो 0 के बराबर नहीं होगा। तो इसको हमने ओवरऑल जब लिख दिया तो √5 बराबर हमारे काम की चीजें क्या है, पी डैश है अपॉन क्यू डैश है कॉमा क्यू डैश डज नॉट इक्वल टू 0। हमने इतना वाला पार्ट लिया है, बीच वाला पार्ट हमारे जरूरत का नहीं था तो हमने इसको हटा दिया। असल में हम करना क्या चाह रहे हैं, यहाँ पे हम किसी संख्या को लिख दे रहे हैं अंश बट्टे हर के रूप का, जहां पे जो हर है वो 0 के बराबर नहीं है। तो ऐसा तो हमने ऊपर स्टार्टिंग में ही पढ़ा हुआ है, तो इससे ये साबित हो जाएगा जिस संख्या को हम अंश बट्टे हर के रूप में लिखते हैं, हर डज नॉट इक्वल टू 0, तो वह संख्या परिमेय संख्या हो जाती है। तो यहां से सिद्ध हो जाएगा कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो हम लिखेंगे इससे सिद्ध होता है कि √5 एक परिमेय संख्या है। अब हम आएंगे जो मेथड नंबर फर्स्ट है उसके रिजल्ट पर। जब हमने मेथड नंबर फर्स्ट बनाया था तो उसमें हमने लास्ट में जो रिजल्ट आया था, जैसे √5 √2 1/√2 वाले जो सवाल थे, डिस्क्रिप्शन में भी आप देख सकते हैं, तो उसमें हमने लास्ट में प्रूव कर दिया था कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, √2 भी एक अपरिमेय संख्या है, 1/√2 भी एक अपरिमेय संख्या। अब उसी का यही रिजल्ट हमने यहाँ पे यूज में लाना है। अभी हमने प्रूव किया कि √5 एक परिमेय संख्या आ रही है, लेकिन हम मेथड नंबर अगर फर्स्ट के रिजल्ट में जाएं तो वहां पे हमने मान रखा है, वहां पे हमने सिद्ध किया था कि √5 तो एक अपरिमेय संख्या होती है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे परंतु सर्वमान्य है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पे दोनों ही चीजें हो रही हैं। एक बार हमने सिद्ध किया कि √5 एक परिमेय संख्या है, और हमने जो मेथड नंबर फर्स्ट का रिजल्ट था उसको हमने लिखा सर्वमान्य है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये उल्टा भी हो रहा है उल्टा भी हो रहा है। कहने का मतलब ही कथन में विरोधाभास आ रहा है। तो हम एक बार लाइन बढ़ा के लिख देते हैं कि यह परस्पर विरोधाभास है। अब ये विरोधाभास हो क्यों रहा है, ये विरोधाभास इसलिए हो रहा है क्योंकि जो हमने शुरुआत में मान रखा है ये हमने गलत मान दिया है। हम लिखेंगे यह विरोधाभास जो आया है ये आया है इसके गलत मानने से, यानी कि अतः हमारी कल्पना गलत है। अब हमने कल्पना की थी कि 3 धन 2√5 एक परिमेय संख्या है, तो अतः यहां से क्या हो जाएगा, अतः 3 धन 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। मेरी इस सवाल में बस इतनी सी प्रॉब्लम है कि जब हमने √5 को पी डैश बट्टे क्यू डैश के रूप में लिखा, क्यू डैश को 0 के बराबर नहीं है कहा, और साथ में हमने पहले बता दिया था कि जो है पी डैश और क्यू डैश पूर्णांक है, परंतु इस बात का जिक्र कहीं पे भी नहीं आया कि पी डैश और क्यू डैश सहभाज्य भी है। कृपया बताने का कष्ट। बहुत अच्छा सवाल। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि √5 को हमने पी डैश अपॉन क्यू डैश के रूप का लिखा है, क्यू डैश यानी कि हर 0 के बराबर नहीं है, और पी डैश तथा क्यू डैश हमने देखा ऊपर पूर्णांक आ चुके हैं। लेकिन हमने जब परिमेय संख्या की परिभाषा लिखाई थी, बताई थी, तो उसमें हमने जो है एक और चीज उसमें जोड़ी थी। उसमें हमने कहा था कि अंश और हर जो है सहभाज्य पूर्णांक होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमने सहभाज्य का जिक्र नहीं किया। तो अगर माना किसी केस में, जैसे कि अगर माना ये एग्जाम्पल अगर मैं ले लेता हूं, √5 का मान माना सॉल्व करने के बाद 4/18 आ चुका है, माना एक उदाहरण में मान रहा हूं, वैसे √5 का मान 4/18 होगा नहीं। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, पी डैश तो अभी हमारा 4 आ चुका है, क्यू डैश हमारा 18 आ चुका है। तो अभी अगर ये कट रहे होंगे तो हम एक बार और काट लेंगे। अभी जैसे माना ये पी डैश बट्टे क्यू डैश के रूप का है, इसका हर जो है 0 के बराबर नहीं है, दोनों ही पूर्णांक भी हैं। अब कट रहे हैं तो हम क्या करेंगे, एक बार काट लेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2/9। तब इसको हम लिख देंगे, अब चूंकि संख्याएं नहीं बन गई है, पी डबल डैश बट्टे क्यू डबल डैश लिख देंगे, और जो हर है क्यू डबल डैश 0 के बराबर नहीं है।
तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके मन में डाउट आ रहा है कि ये दोनों सहभाज्य नहीं है, माना इन दोनों में अगर 2 का भाग जा रहा है तो अंश में हम 2 का भाग देंगे तो एक नई संख्या प्राप्त होगी, उसको हमने माना पी डबल डैश नाम दे दिया आसानी के लिए। ऐसे अगर हमारा हर में भी अगर 2 का भाग जा रहा है तो हम हर में भी 2 का भाग दे देंगे और एक नई संख्या आएगी, उसको हम नाम दे देंगे क्यू डबल डैश। और जो क्यू डबल डैश है वो 0 के बराबर नहीं होगा क्योंकि क्यू डैश भी 0 के बराबर नहीं था और 2 से भाग देने के बाद भी क्यू डबल डैश 0 के बराबर नहीं होगा। लेकिन उतना लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आपको लगता है ऐसा तो चूंकि ये भी यहाँ पे अक्षरों के केस में आ रहे हैं तो इतने से हमने उस चीज को इसी में एडजस्ट कर लिया है। तो अगर किसी के मन में जैसे डाउट आया है तो वो इस चीज को ऐसे समझ ले कि अगर माना ये कटे नहीं थे, पी डैश बट्टे क्यू डैश 4/18 आया था, तो हम एक बार इसको सरलतम रूप में ले आएंगे, इसको हम 2/9 कह लेंगे और जो पी डैश की बदले हमारा नया अंक पी डबल डैश आ जाएगा, क्यू डैश के बदले हमारा नया अंक क्यू डबल डैश आ जाएगा, जो नया अंक का हर है क्यू डबल डैश वो 0 के बराबर नहीं होगा। मेरा एक सवाल है, इस सवाल को पहले वाले तरीके यानी दोनों पक्षों का वर्ग करके क्यों नहीं बनाया गया है? अब सवाल ये उठता है कि इस सवाल को पहले तरीके से हमने क्यों नहीं बनाया। तो जो एक सवाल हम ऐसा ले लेते हैं जिससे हमने पहले तरीके से बनाया था, जैसे कि हमने √5 को ले लिया था, ले लेते हैं यहाँ पे हम इसको हमने लिखा था p/q के रूप में। और यहाँ पे इस सवाल को भी लेते हुए चलते हैं, अगर माना हमने 3×2√5 को माना है p/q के रूप का, बाकी की जो उसकी जानकारी है मैं नहीं लिख रहा हूं मैं। तो जब हमने दोनों पक्षों का स्क्वायर किया था तो ये हो जाता था 5√5 का स्क्वायर इक्वल टू p/q का स्क्वायर। इस सवाल पे भी हम दोनों पक्षों का अगर स्क्वायर कर दें तो ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पे √5 का स्क्वायर होता है 5 और p²/q² हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 2√5 का स्क्वायर हो जाएगा 20 प्लस 2ab a² प्लस b² प्लस 2ab यानी कि हो जाएगा 3 दूनी 6 दूनी 12√5 बराबर p²/q² हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा अगर हम सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा 29 प्लस 12√5 इक्वल टू हो जाएगा p²/q²। अब यहाँ पे हमने इसके बाद शिफ्ट किया था, शिफ्ट करने के बाद आया था 5q² इक्वल टू p² और यहाँ पे अगर हम शिफ्ट करते हैं तो 29 प्लस 12√5 q² इक्वल टू हो जाएगा p²। अब पहले तरीके में जब हमने इसका LHS देखा था तो इसमें 5 आ रहा था, 5 एक अभाज्य संख्या है तो हमने वहां पे लिखा था 5q² का एक अभाज्य गुणनखंड 5 है और उसी से सवाल आगे को बना था। लेकिन अगर हम वहां पे देखें तो यहाँ पे हम इसका LHS अगर हम देखते हैं तो हम यहाँ पे इसके बेस पे ये नहीं कह सकते हैं कि 29 प्लस 12√5 q² का एक अभाज्य गुणनखंड 29 प्लस 12√5 है, क्योंकि 29 प्लस 12√5 अभाज्य संख्या नहीं होती है। तो इसलिए यहाँ पे इस वाले सवालों को वर्ग करने पर ये यहाँ पे फेल हो जाना है। और यहाँ पे माना एक केस अगर मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे मैंने इसको जोड़ने के बाद अगर माना मैं कुछ कॉमन लेता, कॉमन लेने के बाद माना 2 आता, तो उसी प्रोसेस से जब मैं आगे को इसमें चल रहा था फिर मैं उसका मान जब रखता तो कहीं ना कहीं पे एक जगह पे गड़बड़ हो जाता। तो इसलिए सीधी सी बात है, नॉर्मल सा नियम इतना बनाना है, जिन संख्याओं के बाहर कुछ नहीं है यानी कि 1 है उनको बनाना है स्क्वायर करके, और जिन सवालों जिनमें अनरूट के अंदर जो संख्या है उसके बाहर 1 के अलावा कोई अदर संख्या है उनको बनाना है पक्षांतर करके। उसमें हमने मान निकालना है अनरूट के अंदर वाली संख्या का मान, और उसको ऐसा करने के बाद हमने मेथड नंबर 1 के रिजल्ट की उसमें हेल्प लेनी है। 5√2 एक अपरिमेय संख्या प्रोप्रो 2008 में आया है, तो सेम ऐसे बनेगा। हम मानेंगे कि माना 5√2 एक परिमेय संख्या है, तो हम 5√2 को लिख सकते हैं p/q के रूप का, जहां पर q जो है 0 के बराबर नहीं है, p तथा q सहभाज्य पूर्णांक है। इसके बाद फिर अनरूट के अंदर संख्या यहाँ पे √2 आ रही है, तो इसलिए हम √2 का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, तो √2 की वैल्यू हो जाएगी p/q - 5। फिर √2 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी p - 5q/q आ जाएगी एलसीएम लेने के बाद में।
अभी इस लाइन की हमारे पास ज़रूरत नहीं होगी, एक लाइन हमारी कम हो गई है क्योंकि इस बार अपॉन में भेजने के लिए कुछ नहीं है। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अंडर 2 को लिख सकते हैं। देखिए Q एक पूर्णांक है, 5 से गुणा करेंगे तो पूर्णांक ही आएगा, और P से माइनस कर देंगे तो फिर भी एक पूर्णांक आएगा। तो उसको हमने नाम दे दिया P डैश, यानी कि P डैश बराबर इस बार हमारा हो गया P माइनस 5Q। और Q को अगर Q ही रहने देना चाहते हो या नाम बदल देना चाहते हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मैं हर सवाल के हिसाब से नाम बदल दे रहा हूँ। मैं Q को मैंने लिख दिया Q डैश, तो यहाँ पे इस बार Q डैश जो है Q की जगह पे आया हुआ है। अब चूंकि Q 0 के बराबर नहीं था तो Q डैश भी 0 के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ से ओवरऑल हमें सेम टू सेम वैसा मिल गया, हमें मिल गया अंडर 2 इक्वल टू मिल गया P डैश अपॉन Q डैश, जहाँ पे Q डैश जो है 0 के बराबर नहीं है। अब किसी संख्या को हम अंश बट्टे हर के रूप का लिख दे रहे हैं, इसमें जो है हर 0 के बराबर नहीं है तथा अंश तथा हर पूर्णांक है, तो ऐसी कंडीशन में जो संख्या अनुरूप के अंदर होती है यह एक परिमेय संख्या होती है। तो इससे हमारा सिद्ध हो जाएगा कि अंडर 2 एक परिमेय संख्या है। परंतु हम जो मेथड नंबर फर्स्ट का रिजल्ट है उसका हम यूज करेंगे, उसके अकॉर्डिंग √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यह बातों का विरोध हो जाएगा, यह परस्पर विरोधाभास है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने जो माना था वो गलत मान दिया था, अतः हमारी कल्पना यहाँ पे गलत हो गई है। हमने क्या माना था, 5 धन √2 को एक परिमेय संख्या माना था, तो 5 धन √2 एक अपरिमेय संख्या आ जाएगी। 2 धन √2 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है, 2010 में सवाल आया है। तो इसी में मैं थोड़ा सा फेरबदल कर रहा हूँ। यहाँ पे हम मानेंगे 2 धन √2 एक परिमेय संख्या है, तो 2 धन √2 को हम लिख देंगे P बट्टे Q। √2 की वैल्यू आ जाएगी P अपॉन Q माइनस 2। एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा P माइनस 2Q अपॉन Q। अंश को घटा घुटू को एक नया पूर्णांक मिलेगा, उसको हमने P डैश नाम दे दिया, और हर को हमने नाम बदल के Q डैश नाम दे दिया। इस बार हमारा P डैश जो है ये हो जाएगा P माइनस 2Q के बराबर, और हमारा हर जो है Q के बराबर ही रहेगा जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो ओवरऑल हमें मिल जाएगा √2 इक्वल टू P डैश अपॉन Q डैश। Q डैश जो है 0 के बराबर नहीं है, इससे सिद्ध हो जाएगा, इससे पहले वाले सवाल की तरह √2 एक परिमेय संख्या है, परंतु सर्वमान्य है कि √2 एक अपरिमेय संख्या होती है। यह परस्पर विरोधाभास हो रहा है बातों का, अतः हमारी कल्पना गलत है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। अतः क्या हो जाएगा, 2 धन √2 एक अपरिमेय संख्या आ जाएगी। ऊपर हमने परिमेय संख्या माना था उसका उल्टा हो जाएगा। 2018 में एक सवाल आया है, 6 धन √2 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना। सेम वही तरीका है, बस केवल अंकों का थोड़ा सा बदलाव होना है। तो हम मानेंगे कि माना 6 धन √2 एक परिमेय संख्या है, तो हम उसको लिख देंगे P बट्टे Q के रूप में। यहाँ से हम √2 की वैल्यू निकालेंगे तो 6 इधर जाके पक्षांतर हो जाएगा। हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे P माइनस 6Q अपॉन Q आ जाएगा, और हम फिर P माइनस 6Q को एक नया पूर्णांक मान लेंगे जिसको हम P डैश नाम दे देंगे, और हर को हम एक नया नाम Q डैश दे देंगे। अब Q डैश और Q बराबर है लेकिन दोनों ही 0 के बराबर नहीं है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा √2 बराबर अंश बट्टे हर के रूप का, हर 0 के बराबर नहीं है और अंश तथा हर पूर्णांक है। तो इससे सिद्ध हो जाएगा, इससे पहले के 2 सवालों की तरह, कि √2 एक परिमेय संख्या है। परंतु सर्वमान्य है कि √2 एक अपरिमेय संख्या। ये कहाँ से आया, ये आया मेथड नंबर फर्स्ट के रिजल्ट के जरिए। अब ये ऐसा बातों का उल्टा भी हो रहा है, उल्टा भी हो रहा है, तो यह परस्पर विरोधाभास है, और विरोधाभास है तो इसका मतलब हमारी जो कल्पना है गलत है, इस वजह से ऐसा हो रहा था। अतः हमने यहाँ पे 6 धन √2 को एक परिमेय संख्या माना था, तो 6 धन √2 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध हो जाएगी। एक सवाल है 2 धन √5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। ये सवाल 2011 में आया है। ये भी सेम ऐसे बनेगा, हम मानेंगे 2 धन √5 माना एक परिमेय संख्या है, तो इसको हम लिख देंगे P बट्टे Q के रूप में। तो यहाँ से हम अनरूट के अंदर वाली संख्या यानी कि √5 की वैल्यू निकालेंगे, तो 2 होगा पक्षांतर, तो यहाँ से √5 की वैल्यू आ जाएगी P माइनस एलसीएम ले लेंगे 2Q अपॉन Q आ जाएगी। अब ऊपर वाली संख्या पूर्णांकों का गुणा घटाना जोड़ वगैरह जो भी आप समझ लेते हैं, भाग नहीं है बस ऊपर वाली संख्या में, तो इसलिए घटा घुटू के ये भी एक पूर्णांक आना है, इसको हमने P डैश नाम दे दिया, जहाँ पे P डैश होगा P माइनस 2Q, और हर Q था, Q को हमने एक नया नाम Q डैश दे दिया। Q डैश और Q बराबर है लेकिन दोनों ही 0 के बराबर नहीं है, तो यहाँ पे हमारा √5 है।
तो यहाँ से √5 ओवरऑल हमारा आ गया है पी डैश बट्टे क्यू डैश के रूप का, जहाँ पे क्यू डैश डज नॉट इक्वल टू 0, पी डैश तथा क्यू डैश पूर्णांक है। तो इससे सिद्ध होता है कि √5 जो है एक परिमेय संख्या है, इससे पहले के सवालों की तरह। परंतु सर्वमान्य है कि √5 तो भैया एक अपरिमेय संख्या है, यह परस्पर विरोधाभास है। अतः हमारी कल्पना गलत होने की वजह से ऐसा हो रहा है। अतः यहाँ से हो जाएगा, अतः हमारी जो कल्पना हमने मानी थी 2 + √5 को हमने परिमेय संख्या माना था, तो 2 + √5 जो है एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी, प्रूफ हो गया। एक सवाल है 3 - √5 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। ये सवाल 2 बार आया है, 2015 और 2017 में। तो तरीका सेम वैसा ही है। माना 3 - √5 एक परिमेय संख्या है, तो 3 - √5 को हम लिख देंगे p/q के रूप का। यहाँ से हमने -√5 की पहली वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगी p/q - 3। तो यहाँ से माइनस का √5 आ जाएगा, p - 3q/q आ जाएगा। अब यहाँ से हम अनरूट के अंदर वाली संख्या यानी कि √5 की ही वैल्यू हम केवल निकालेंगे, तो ये माइनस चिन्ह को हम वहाँ भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा p - 3q/-q। तो अगर आप चाहो तो ऊपर माइनस कॉमन लेके माइनस माइनस कट सकता है। अगर माइनस ऊपर नहीं भी डालना चाहते हो तो यहाँ से भी कोई ज़्यादा अंतर पड़ने वाला नहीं है। अब हम यहाँ से सेम वही तरीका, तो हम ऊपर वाली चीज़ को यानी कि p - 3q को हम मान लेंगे p डैश, और हर यानी कि -q को एक नया नाम दे दिया हमने, q डैश नाम दे दिया। अब q चूंकि 0 के बराबर नहीं था, तो माइनस उसके आगे लगाने पर भी वह 0 के बराबर नहीं आएगा, तो हमने हर को नाम दे दिया है q डैश। इसके बाद ओवरऑल हम जब रिजल्ट में आएंगे तो √5 को हमने लिख दिया p डैश/q डैश, q डैश डज नॉट इक्वल टू 0, p डैश तथा q डैश पूर्णांक है, ऊपर लिखा हुआ है। इससे सिद्ध होता है कि √5 एक परिमेय संख्या है, परंतु सर्वमान्य है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यह परस्पर विरोधाभास है, अतः हमारी कल्पना गलत है। अतः 3 - √5 एक अपरिमेय संख्या है। इससे पहले की सवाल की तरह सेम टू सेम बन रहा है, तो इसलिए ज्यादा इसमें समझाना नहीं है। एक सवाल है 3 √2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। 2 साल 2013 और 2017 में आया है, तो तरीका फिर वही है। माना 3 √2 एक परिमेय संख्या है, तो 3 √2 को हम लिख देंगे p/q के रूप में, और यहाँ से हम अनरूट के अंदर वाली संख्या का मान निकालेंगे अनरूट सहित, यानी कि √2 का वैल्यू हम यहाँ पे निकालेंगे। तो इस बार सवाल और शॉर्ट बनना है, तो यहाँ से आ जाएगा √2 इक्वल टू आ जाएगा p/3q आ जाएगा यहाँ पे। अब हम यहाँ पे जो है फिर √2 को लिख देंगे, p को मैंने आसानी के लिए p डैश नाम दे दिया। ये नाम इसलिए बदल रहा हूँ इसका क्योंकि मैं हर सवाल एक ही तरीके से बना रहा हूँ, और हर को मैंने नाम दे दिया q डैश। अब इस बार p डैश जो है p की जगह पे आया था, तो p डैश की वैल्यू केवल p है, और q डैश जो है आया हुआ है 3q की जगह पे। अब चूंकि q 0 के बराबर नहीं था, तो 3 से गुणा भी कर दूंगा तो फिर भी 0 के बराबर नहीं होगा। तो ओवरऑल यहाँ से जो हमें मिलेगा वो मिलेगा कि √2 इक्वल टू p डैश/q डैश, यानी कि अंश बट्टे हर, और जो हर है वो 0 के बराबर यहाँ पे नहीं होगा। इससे सिद्ध हो जाएगा कि √2 एक परिमेय संख्या है, परंतु सर्वमान्य है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। यह बातों का विरोधाभास है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारी कल्पना गलत है, और हमने जो माना था 3 √2 एक परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या ना होके अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अतः 3 √2 एक अपरिमेय संख्या है। एक सवाल 2015 में जो आया है 2 √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको बनाने का तरीका भी वही होगा। माना 2 √3 एक परिमेय संख्या है, तो 2 √3 को हम लिख देंगे p/q के रूप में। इससे हम वैल्यू निकालेंगे √3 की, तो √3 की वैल्यू आ जाएगी p/2q। अब हम इसके अंश वाले को p डैश नाम दे देंगे, हर को हम यहाँ पे नाम दे देंगे q डैश। तो √3 इक्वल टू हो जाएगा p डैश/q डैश। यहाँ पे हमने p की जगह पे p डैश लिखा, तो p डैश बराबर p ही रहेगा, और q डैश जो हमने लिखा था वो 2q की जगह पे लिखा था। अब q 0 के बराबर नहीं है, तो 2 से गुणा अगर दोनों पक्षों में करूँगा तो तब भी q डैश जो है 0 के बराबर नहीं होगा। तो ओवरऑल हमें यहाँ से मिल जाएगा √3 इक्वल टू मिल जाएगा p डैश/q डैश, जहाँ पे हर q डैश जो है 0 के बराबर नहीं है। इससे सिद्ध हो जाएगा कि √3 एक परिमेय संख्या है, परंतु मेथड नंबर 1 का रिजल्ट के अकॉर्डिंग जो है सर्वमान्य है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है।
अब ये बातों का विरोध हो रहा है, यह परस्पर विरोधाभास है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो हमने माना है वो गलत माना है, अतः हमारी कल्पना गलत है। अतः 2√3 एक परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूफ हो चुका है। अरे गुरु, पहचानते ना हमें? अबे जैसे हमने आपको 1 रुपए में प्यार करना सिखाया था ना, अबे वोडा के छोटे रिचार्ज से, वैसे ही तुम्हें हंसी हंसी में पढ़ाई करना भी सिखाएंगे। अबे तुम्हें करना क्या होगा गुरु? अबे जल्दी से अबे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दियो, ताकि कोई भी वीडियो अगर डालूं तो सच से तुम्हें फट से दिखाई दे। समझते हो ना? कसम गंगा मैया की, झूठ नहीं बोलते हम।